नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के इंडियन मानसून टॉपिक में। देखिए, पिछली क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा था, तो इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल सेक्शन को यहीं मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि कल मैंने रेनफॉल बताया था, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो उसी में लास्ट जो सेक्शन छूट रहा था वो था मानसूनल विंड। आज हम आपको समझाते हैं मानसूनी पवन क्या होती है और भारत में मानसूनी वर्षा कैसे होती है। इसके बारे में आज पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, और मेरा वादा है कि ये अगर आप पूरी तरह से इसको देखेंगे तो इंडियन मानसून के एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। क्या होता है ITCZ, क्या होता है मानसून का हर चार वो चरण, और क्या होता है यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, इंडियन मानसून है, सबसे पहले ये समझना आपको जरूरी है कि ये मानसून होता क्या है। तो देखिए, आपकी पृथ्वी, सबसे पहले देखिए आपकी जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी में मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि ये बीच वाला पार्ट है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर है, और ये मैंने आपको कहा था कि ये है GMT, बताया था। आपका जो इंडिया है, मुझे बताइए ये कौन से पार्ट में अवस्थित है। तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अवस्थित है, समझ रहे हैं। तो इंडिया इस पार्ट में है, तो बना दीजिए यहाँ इंडिया। ये इस पार्ट में आपका इंडिया है अवस्थित। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो इंडिया के बीचों बीच का जो क्षेत्र है, इससे होकर कौन सी लाइन गुजरती है, तो आप ये भी जानते हैं। इसके बीचों बीच ये गुजरने वाली रेखा है, ये है कर्क रेखा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के बीचों बीच से कौन सी लाइन जाती है, तो ये कर्क रेखा जाती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहां से पास होती है। और ये है आपकी मकर रेखा, ये मकर रेखा है। तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, और इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में हमने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, याद होगा आपको। मैंने आपको बताया था कि कभी सन यहां आ जाता है, कभी सन यहां आ जाता है, और कभी सूरज यहां आ जाता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूरज की किरण कभी यहां आती है, कभी यहां आती है, और कहीं यहां आती है। यानी किरण तो आएगी, लेकिन पैरेलल, समानांतर किरण आने की बात हुई है। तो सूरज की गर्मी पैरेलल होती है यहां, कब होती है, तो 21 जून को, आपको याद होगा 21 जून, जब सूरज कर्क रेखा पे लंबवत होता है। और यहां लंबवत होता है 22 दिसंबर को, और यहां होता है लंबवत 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये तो मैंने टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में बता दिया था। तो मुझे बताइए, जब जून के महीने में सन यहां चला गया तो गर्मी यहां बढ़ गई, और दिसंबर के महीने में जब सन यहां चला गया तो गर्मी यहां बढ़ गई, और जब मार्च और सितंबर में यहां रहा तो गर्मी यहां सर्वाधिक हो गई। तो सन कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर भी कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा, याद रखिएगा, जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर लो प्रेशर डेवलप्ड होता है। तो टेम्परेचर हाई तो प्रेशर कम। तो कभी लो प्रेशर यहां होगा, कभी लो प्रेशर यहां होगा, और कभी लो प्रेशर यहां होगा। इसका मतलब है कि ये लो प्रेशर एरिया किसके साथ मूव करेगा, सन के मूवमेंट के साथ ही मूव करेगा। इतना तो समझ रहे हैं ना। अब याद रखिएगा, ये जो लो प्रेशर शिफ्टिंग एरिया है, इसी लो प्रेशर शिफ्टिंग एरिया को हम कहते हैं ITCZ। ITCZ का मतलब ही लो प्रेशर होता है। पूरा नाम तो मैं बता चुका था पहले भी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हिंदी नाम है इसका।
तो मैं आपको बता दूं कि जब लो प्रेशर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब आईटीसीजेड ही है, आईटीसीजेड ऊपर चला जाता है। जब लो प्रेशर नीचे जाएगा आईटीसीजेड नीचे आएगा, इसका मतलब है। अब जरा देखिए, मैंने आपको मानसूनी पवन समझाना है। तो मानसूनी पवन होता क्या है, पहले आप मुझे बताइए, कर्क रेखा और विषुवत रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा के बीच ये जो विंड चल रही है, इस विंड का नाम बताइए क्या है। तो इस विंड का नाम है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड है, बताया था आपको। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। समझे, क्या कहते हैं, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। समझ गए। अब मुझे बताइए, जब लो प्रेशर एरिया ऊपर चला जाए, ये लो प्रेशर एरिया जब ऊपर चला जाए, तो ये जो विंड है ना, ये लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब क्या है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलेगी। लेकिन यही लो प्रेशर जब नीचे चला गया सन के कारण, तो ये विंड उल्टी हो जाएगी, यानी अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलेगी। समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैं कहूं कि उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा किसके अनुसार बदलेगी, सन के ऊपर जाने और नीचे जाने के कारण। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो ये जो विंड है, ट्रेड विंड, इसकी दिशा कैसे होगी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। समझ गए। और जब लो प्रेशर नीचे आ गया तो यही पवन, सॉरी, ये जो मैंने लिखा है ये साउथ ईस्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं। ये इसको मिटा दे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब ये पवन जो साउथ हेमिस्फेयर की है, जब लो प्रेशर ऊपर चला जाएगा, इस पवन की दिशा ऊपर की तरफ होगी। इसका मतलब साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। और जब लो प्रेशर नीचे चला जाएगा तो इसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट होगी। समझ गए। तो इसका मतलब है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो विंड है ना, ये विंड है महीने में, 6 महीने में कंप्लीटली विपरीत हो जाएगी। समझ रहे हैं, 6 महीने में कंप्लीटली विपरीत हो जाएगी। और ऐसी पवन को ही प्राचीन काल में मानसूनी पवन कहते थे। एक ऐसी पवन जो 6 महीने में पूर्णतः अपनी दिशा बदल ले या विपरीत कर ले, यानी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड इन ए ईयर इज कॉल्ड मॉनसूनल विंड। याद रखिएगा, मानसूनी पवन वह पवन होती है जो 6 महीने में कंप्लीटली अपनी दिशा बदल लेती है। और ये जो मानसून विंड है, इसकी खोज अरब वासियों ने किया था, अरबियंस द्वारा किया गया। तो अरब वासी व्यापार करने में माहिर थे। तो जब इन्होंने देखा बाद में जाकर कि ये विंड तो 6 महीने में बिल्कुल विपरीत होती है, तो इस मानसूनी पवन पे ट्रेड करना बहुत आसान है। भाई, ट्रेड कैसे करते थे पहले, तो पहले जहाजों को हवा की दिशा में चलाते थे, पतवार लगे होते थे उसमें। अब एक दिशा में जा रही है जिधर विंड जा रही है, तो अपने देश को छोड़कर चलते उस विंड के सहारे दक्षिण की तरफ। और फिर इनको पता होता कि 6 महीने में फिर से ये हमारे घर की तरफ रुख कर लेगी, तो हम इसी विंड के सहारे अपने घर लौट आएंगे पतवार के सहारे। तो बाद में इसी मानसूनी पवन का नाम ट्रेड विंड रख दिया गया। तो पहले मानसूनी पवन या पहले ट्रेड विंड, तो पहले मानसूनी विंड, फिर उसका नाम ट्रेड विंड रख दिया गया। लेकिन ये जो विंड है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चलती है। तो मानसूनी पवन या मानसूनी देश आप देखेंगे मैक्सिमम जो है ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट के बीच में होती है। याद रखिएगा इस चीज को। अब जरा देखिए, तो मानसूनी पवन समझ गए, वह पवन जो साल में पूर्णतः अपनी दिशा बदल ले, यानी 6 महीने में एक बार दिशा बदलती है। अब अगर मैं आपसे कहूं मानसून इंडिया में कैसे आता है, तो जरा देखिए मानसून कैसे आता है इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हम आपसे करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में एक तरफ आप जानते हैं कौन सा समुद्र है,
तो ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, जानते ही हैं आप, बे ऑफ बंगाल है यहाँ। और एक तरफ इधर क्या है, अरब सागर है, अरबियन सी है, अरबियन सी है ना। तो ये अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। जून के महीने में जरा देखिए होता क्या है, तो जून के महीने में हमारा इंडिया का बीच वाला जो क्षेत्र है ये पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सन की लंबवत किरण पड़ गई है। तो ये यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ये लो प्रेशर बन गया, क्योंकि इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो समुद्र की तुलना में ये गर्म हो गया है बहुत ज्यादा जून के महीने में। जैसे अभी देखेंगे जून का महीना आएगा तो धरती आपकी बहुत गर्म हो गई, लो प्रेशर बन गया। अब लो प्रेशर जैसे ही बना, इसका मतलब है कि हमारे इंडिया की तरफ चारों तरफ से विंड चलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये विंड इक्वेटर को पार करेगी और हमारे इंडिया की तरफ रुख कर लेगी। ये सब समझ गए? तो हमारे इंडिया में शुरू हो जाएगा मानसून। तो अब आइए देखते हैं मानसून हमारे इंडिया में प्रवेश करता है। तो ये एक ट्रेड विंड ही है जो 6 महीना में अपनी दिशा बदल लेगा, इसी को मानसूनी पवन कहते हैं। तो इसका मतलब है जून के महीने में यहां लो प्रेशर बना, इसका मतलब क्या बना यहाँ पे, ITCZ। तो इसी लो प्रेशर एरिया को हमने क्या नाम दिया, ITCZ। तो ITCZ यहां हो गया और यहां से मानसून शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि मानसून कितने तरह से डेवलप्ड होता है, कितने तरह का होता है, उसको हम अगले पेज पे आपको दिखाते हैं। देखिए मानसून कितने तरह का होता है, इसको हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहला जो मानसून है इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ मानसून अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मानसून, जो इंडिया में मानसून आता है भाई ये कितने तरह का है, तो ये 4 तरह का होता है। तो सबसे पहला जो मानसून है इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। समझे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून नाम है इसका, जो हिंदी वाले हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा जो मानसून है ये मानसून है नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तीसरा जो मानसून है इसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस, वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस, जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। समझ गए, ये पश्चिमी विक्षोभ है यानी। और चौथा, इसको हम बारी बारी से समझाएंगे सबको अलग अलग से। चौथा जो है इसको कहते हैं प्री मॉनसूनल रेनफॉल, प्री मॉनसूनल रेनफॉल, यानी पूर्व मानसूनी वर्षा। ये है पूर्व मानसूनी वर्षा। अब सवाल है कि साउथ वेस्ट मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून है क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या, और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मानसून है, ये जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून, ये कब से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये इंडिया में 1 जून से शुरू हो जाता है और 23 सितंबर तक ये रहता है। समझ गए? नॉर्थ ईस्ट मानसून 23 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 22 दिसंबर तक रहता है। वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस 22 दिसंबर से शुरू होता है और 21 मार्च तक रहेगा, और ये प्री मानसूनल रेनफॉल 21 मार्च से शुरू होता है, तो ये 1 जून तक रहता है। समझे? अब देखिए
भारत में कहा जाता है सबसे ज्यादा जो बारिश होती है ये साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून क्या है, इसको जरा हम समझते हैं। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, देखिए जैसे ही इंडिया गर्म हुआ जून के महीने में, ये जो पवन इंडिया की तरफ इंटर करती है वो किधर से करती है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी दिशा होती है इंडिया में घुसने की। तो साउथ वेस्ट मानसून शुरू हो जाता है, समझ गए, साउथ वेस्ट मानसून शुरू हो गया। अब साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले टकराता है यहां से, ये इंडिया का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं केप कैमोरीन या कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी के नाम से ये जाना जाता है, केप कैमोरीन। यहां से टकराती है मानसून। यहां से जब मानसून टकराए तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दो धारा बन गई, एक जो बे ऑफ बंगाल की तरफ चली गई और एक जो अरब सागर की तरफ चली गई। क्योंकि ये पर्वत है दोनों तरफ, तो मानसून की धारा दो तरफ बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि यहां देखिए इस फिगर में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो धाराओं का विकास होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में दो धाराओं का विकास होगा, पहला ए और दूसरा बी। तो एक जो है इसका नाम है अरब सागर की धारा, अरबियन सी करेंट। अरब सागर की धारा, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल करेंट, बे ऑफ बंगाल करेंट, बे ऑफ बंगाल करेंट यानी बंगाल की खाड़ी की धारा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की धारा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा देखिए। यहां पे फिर से हम आते हैं, ये है अरब सागर की धारा, समझ रहे हैं ये। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जब ये विंड दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे इंडिया में इंटर करती है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है यहाँ पे। तो ये जो विंड है, ये जो विंड है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की धारा, ये सबसे पहले कहाँ बारिश करेगी, केरल में करेगी या महाराष्ट्र में करेगी। तो आप कहेंगे सर केरल में करेगी, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ केरल के मालाबार तट पर बारिश होगी। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। 1 जून को यहां पर सबसे पहले बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले मानसूनी बौछार कहां होता है, तो 1 जून को मालाबार तट पे केरल पे होता है। लेकिन ये दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगी और महाराष्ट्र यहां तक बारिश करेगी, यहां तक बारिश करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि ये जो बारिश है ये मैक्सिमम इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा हो रही है। जस्ट पीछे नहीं होती है ये बारिश, क्योंकि ये जो रीजन है, मैंने आपको क्या कहा था, ये रीजन रेन शैडो रीजन है। तो आपको याद होगा कि यहाँ मुंबई में ज्यादा बारिश होगी या पुणे में ज्यादा बारिश होगी। तो ये मुंबई है और ये पुणे है। तो पुणे में कम बारिश होगी मुंबई की तुलना में, क्योंकि पुणे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया में है। इसी तरह से यहाँ जो बेंगलोर है या मैंगलोर है, ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तो यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी भी पश्चिमी घाट में रेन फेड एरिया में जिधर बारिश होती है उधर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है। याद रखिएगा इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो दो ही जगह बहुत ज़्यादा है, एक पश्चिमी घाट में और एक उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जिधर बारिश बहुत ज़्यादा है, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो ये दो जगह जो मैंने आपको अभी चर्चा किया था ये हमारे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, पारिस्थितिकी तप्त स्थल। एक ऐसा तप्त स्थल जो बायोडाइवर्सिटी से मिला हुआ है लेकिन इंडेंजर्ड अवस्था में है। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो इंडेमिक स्पेसीज हैं, जो यहाँ की स्थानीय जातियाँ हैं, वो 70% तक खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ 30% बचा हुआ है। जॉन मायर ने ये वर्ड दिया था
इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, उसको मैं इन्वायरमेंट की क्लास में डिस्कस करूंगा। आप इतना ही जानिए कि हमारे इंडिया में पारिस्थितिकी तप्त स्थल या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट दो है, एक पश्चिमी घाट, एक नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन। अब यहां से लेकर यहां तक बारिश बहुत होगी, लेकिन ये विंड जैसे ही आगे बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के वेस्ट में यहाँ पे एक पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? तो आपको पता है, अरावली। अब अरावली क्या इस विंड को रोक पाएगी जो अरब सागर की धारा है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है। अरावली का भी डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। अगर ये सामने आ जाता, वेस्ट टू ईस्ट फैला रहता, तब तो ये रोक लेता, लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल है, जिसके कारण ये यहाँ पे बारिश नहीं कर पाता। और यही कारण है कि जो इंडिया का ये रीजन आप देख रहे हैं, ये रेगिस्तान बन गया है। तो ये भारत का ये क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र बना हुआ है, ये रेगिस्तान है, पूरा ये रेगिस्तान है। तो यहाँ पे थार रेगिस्तान के निर्माण का कारण आप समझ रहे हैं ना क्या है? ये जो यहाँ पे थार रेगिस्तान बन गया, इसके निर्माण का कारण क्या है? तो इसके निर्माण का कारण कहलाता है जो अरावली का लोकेशन फैक्टर है, वही है। तो अरावली इज लोकेटेड जस्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसूनल विंड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अरब सागर की धारा है, अब बारिश कहां करेगी, तो पंजाब हरियाणा में भी इससे बारिश नहीं होती, क्योंकि जब अरबियन सी से या स्थलीय क्षेत्र में इंटर करती है तो 800-900 किलोमीटर चलने के बाद सूख जाती है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ऊपर से विंड नीचे उतरती भी है, और ये काफी ड्राई विंड है, इसलिए ये सारे मॉइस्ट विंड को सोख लेती है, खत्म कर देती है उसकी कहानी। पंजाब हरियाणा में भी अगर बारिश होता है तो अरब सागर की धारा से नहीं, बल्कि बे ऑफ बंगाल की धारा इधर से मुड़कर जब जाती है उससे होती है। तो अरब सागर की धारा से मैक्सिमम जो बारिश होती है ये कोस्टल होती है, यानी ये कोस्ट पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहां होती है। आप शायद जानते ना हो, यहाँ पे एक घाटी है, भ्रंश घाटी, जिसको नर्मदा और ताप्ती नदी ने बनाया है। इस भ्रंश घाटी क्षेत्र में भी ये विंड काफी हद तक अंदर घुस जाती है और नर्मदा ताप्ती के बेसिन एरिया को भर देती है। तो मानसून जब भी शुरू होता है जुलाई में, तो ये नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में इंटर करने के बाद ये मानसून वहां पे पानी को भर देती है। समझ रहे हैं आप? अब आइए बे ऑफ बंगाल की जो धारा है ये समझते हैं। देखिए, बे ऑफ बंगाल की धारा जब आगे बढ़ी, इसका मतलब है कि इस कोस्ट पे ज्यादा बारिश नहीं हो पाएगी। ये जो कोस्ट है भारत का पूर्वी, इसका डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ये विंड आगे बढ़ती है और इस कोस्ट पे ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। और टकराती कहाँ है? तो आपको पता होगा, यहाँ इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में 3 पहाड़ी है। शायद मेघालय की इन 3 पहाड़ी को सारे लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जैंतिया पहाड़ी। ये 3 पहाड़ी है जहां पे जम के बारिश होती है। क्यों यहाँ पे जम के बारिश क्यों होती है तीनों पहाड़ी पे? तो अगर मैं कहूं ये गारो है, ये खासी है, ये जैंतिया है, तो इसका मुख्य कारण है कि ये जो पहाड़ी है ये कीप नुमा आकार की है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर की है, जिसके कारण जितने भी मॉइस्ट विंड है यहाँ पे रोक लिए जाते हैं और सबको यहाँ बारिश करा दी जाती है। नाम सुना होगा आपने चेरापूंजी या मौसिन राम का। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये दोनों स्थान किस पहाड़ी पर अवस्थित हैं? तो ये खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। खासी पहाड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ पे जो बारिश होती है ये कहलाता है, जो गारो खासी जैंतिया, ये सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का पहाड़ी है, जिसमें खासी सबसे ज्यादा, क्योंकि खासी पर ही मौसिन राम अवस्थित है। याद रखिएगा, मौसिन राम। यहाँ पे 1180 सेंटीमीटर बारिश होती है। एक दूसरा भी स्टेशन है यहाँ पे, चेरापूंजी, याद होगा आपको, इस पे 1170 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब इतनी ज्यादा बारिश का मतलब है ये विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गारो खासी जैंतिया के पीछे एक सिटी है गुवाहाटी, नाम सुना होगा। गुवाहाटी में यहाँ पे गुवाहाटी है,
तो गुवाहाटी में ज्यादा बारिश नहीं होती, किसकी तुलना में? गारो खासी जयंतिया की तुलना में, क्योंकि ये गारो खासी जयंतिया के जस्ट पीछे अवस्थित है, यानी रेन शैडो एरिया में अवस्थित है। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये विंड आगे बढ़ती है तो ये हिमालय का पहाड़ी नजर आ जाता है इसको, यानी यहाँ पे हिमालय की पहाड़ी आ गई। अब हिमालय की पहाड़ी ये देखिए, ये हिमालय है पूरा। अब इस हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पे जम के इस नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बारिश हो जाती है। ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा बारिश का क्षेत्र है। एक एरिया मैंने पश्चिमी घाट बताया, एक एरिया नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन बताया। तो यहाँ पे दो जगह पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। जब बारिश हो गई तो इसका मतलब हिमालय से टकराने के बाद ये जो विंड है ये इंडिया के वेस्ट पार्ट में इंटर करना शुरू कर देता है। अब देखिए जरा, ये जो विंड है ना, ये विंड अब आगे जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। यानी जैसे जैसे ये हिमालय के सहारे आगे बढ़ेगा बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी। जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बारिश होगी, किसकी तुलना में? बिहार की तुलना में। बिहार में ज़्यादा होगी यूपी की तुलना में, यूपी में ज़्यादा होगी दिल्ली की तुलना में, और दिल्ली तक आते आते 80 सेंटीमीटर पंजाब हरियाणा में और भी कम हो जाती है। तो पंजाब हरियाणा तक जाते जाते ये बारिश कम हो गई। बे ऑफ बंगाल की धारा से हमारा ये जो मैक्सिमम एरिया है ये कवर्ड हो जाता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो या उड़ीसा का रीजन हो, यूपी का रीजन हो, बिहार का रीजन हो, या इवन दिल्ली तक, पश्चिम तक। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से या बे ऑफ बंगाल से दूरी बढ़ाते चले जाएंगे बारिश की मात्रा कम होती चली जाती है। हमारा जो एक्चुअल मानसून है ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को इंडिया में पूरे क्षेत्र में फैलने में लगभग 1.5 महीना लगता है। 1 जून से शुरू होता है और ये 15 जुलाई तक इंडिया को कवर कर लेता है। और आप अगर कहते हैं कि भारत में मानसून आ गया, तो मानसून का मतलब उत्तर पूर्वी मानसून नहीं है, मानसून का मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून को ही इंडिकेट करते हैं। वैसे हमारा जो देश है ये है मानसूनी क्लाइमेट का देश, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है हमारा। और मानसूनी क्लाइमेट में 4 तरह का सीजन होता है, ये आप जानते हैं। तो मानसून भी 4 तरह का हमने बताया है। अब सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से ही होती है, इसीलिए हम इस सीजन में 75 से 80% बारिश प्राप्त कर लेते हैं इंडिया में। अब जरा देखिए, अब हम आते हैं उत्तर पूर्वी मानसून पे। तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, जरा देखिए इसको, जरा हम आपको बताते हैं उत्तर पूर्वी मानसून है क्या। तो इस जो मानसून है ये कैसे विकसित होता है। तो जैसे देखिए 21 जून के बाद सन नीचे आने लगता है, और सन जब नीचे आएगा तो 23 सितंबर को यहां आ जाता है सन। इसका मतलब जो लो प्रेशर एरिया ऊपर गया था वो अब नीचे आ रहा है। अब जैसे ही लो प्रेशर एरिया नीचे आने लगेगा ये विंड जो आगे गई थी अब ये पीछे लौटेगी। इसका मतलब है कि ये जो विंड आगे जा रही थी ये अब लौटेगी, यानी इसका डायरेक्शन अब उल्टा हो जाएगा। इसका डायरेक्शन अब उल्टा होगा, ये पीछे की तरफ लौटेगी। इसीलिए इस मानसून को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ये जो मानसून है अब आप देख रहे हैं ये लौट रहा है, देख रहे हैं ना, ये लौट रहा है, ये अब लौटता हुआ मानसून है। और लौटता हुआ मानसून का मतलब इसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, या इसे लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। अब रिट्रीटिंग मानसून या लौटते हुए मानसून से होता क्या है, जरा हम आपको इस पेज पे समझाते हैं। देखिए लौटता हुआ मानसून से क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ये इंडिया का क्षेत्र है, एक मैप अलग से बना लीजिए, इंडिया का क्षेत्र है, इंडिया का मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए ठीक है समझने के लिए।
देखिए, मैंने आपको कहा कि अब ये जो मानसून है ये पीछे लौट रहा है, यानी जो मानसून आगे गया था अब ये पीछे लौट रहा है। जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ा था अब उसी डायरेक्शन में ये लौट रहा है पीछे। तो ये महाद्वीप के ऊपर से भी पीछे लौटेगा और समुद्र के ऊपर से भी पीछे लौटेगा। समुद्र के ऊपर से भी इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। अब मुझे बताएं, जो लौटता हुआ मानसून है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं या फिर इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून को। तो इसका मतलब जब महाद्वीप में बारिश करके ये पीछे लौट रहा है तो ये विंड अब क्या हो गई है, ड्राई हो गई है, शुष्क हो गई है। अगर ये समुद्र के ऊपर से पीछे लौट रहा है इसका मतलब ये मॉइस्ट है, आर्द्र और शुष्क हवा, दो तरह की हवा का विकास हो गया। अब देखिए, अगर ये मॉइस्ट और ड्राई विंड यहां मिलती है, यहां मिलती है, यहाँ पे कोस्टल रीजन में अगर दोनों विंड मिलेगी तो यहाँ पे क्या डेवलप करेगी मुझे बता दीजिए आप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो विपरीत नेचर की एयर अगर मिलेगी तो इस कोस्ट पे फ्रंट का विकास होता है। इसको हमने क्या नाम दिया था, वाताग्र। फ्रंट बनता है, वाताग्र बनता है। और जैसे ही यहाँ दो नेचर की एयर मिली इसका मतलब है यहाँ पे बड़े क्षेत्र में क्या आएगा, तूफान आएगा। तो तूफान किस महीने में शुरू हो जाएगा, तो याद रखिएगा 23 सितंबर के बाद अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में ईस्टर्न कोस्ट पे, याद रखिएगा ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट पे तूफान आता है या साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, चक्रवातीय वर्षा होगी। तो चक्रवातीय वर्षा कहाँ कहाँ हो सकती है, उड़ीसा में हो सकती है, आंध्र प्रदेश में हो सकती है और तमिलनाडु में भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये चक्रवात नीचे जाएगा, डोल ड्रम के करीब जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि तमिलनाडु में ये जो बारिश होती है ये साइक्लोन का रूप नहीं लेती, बल्कि ये जो लौटता हुआ मानसून है ये कोस्ट बिल्कुल सामने आ जाता है। इस कोस्ट, जो तमिलनाडु का कोस्ट है, बिल्कुल इसके सामने आता है। इसलिए कोरोमंडल कोस्ट पे सबसे ज्यादा बारिश होती है किस महीने, इसी महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। सबसे ज्यादा कौन सा तट बारिश प्राप्त करता है, तो कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून से दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक, तूफान आने का कारण कौन सा मानसून है, तो तूफान आने का कारण लौटता हुआ मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरा, अक्टूबर नवंबर के महीने में, जाड़े के महीने में अगर तमिलनाडु में बाढ़ आ जाता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उसका कारण भी लौटता हुआ मानसून है, क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट लौटते हुए मानसून के लिए बिल्कुल फ्रंट होता है। यानी फ्रंट का मतलब वो फ्रंट नहीं, मतलब बिल्कुल सामने आ रहा होता है, सामने आ गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां बारिश हो गई। नॉर्थ ईस्ट मानसून के बाद अब आइए वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस को देखते हैं। क्या है वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस, इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये है हमारा हिमालय, ये हिमालय है। ये हिमालय का रीजन है और हिमालय में मैंने आपको बताया था, अगर आप जानते हैं पहले से भी, तीन रेंज होते हैं। एक ग्रेट हिमालय है, एक मिडिल हिमालय है और एक शिवालिक हिमालय है। ये तीन है, उसको मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है कि ये तीन हैं क्या। तो ये एक पर्वत है, दीवार है, तीन दीवार घेरे हुए हैं हिमालय को, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसके ऊपर ये कौन सी विंड है, इसके वे ऊपर ये जो विंड है ये कौन सी विंड है, तो ये वेस्टर्लीज है। क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर ये वेस्टर्लीज ही होती है जो हमारे इंडिया में नहीं घुस पाती नॉर्थ से, जिसका कारण है ऊंची ऊंची दीवार हिमालय के। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये वेस्टर्लीज हमारे पूरे इंडिया को कोल्ड डेजर्ट में तब्दील कर देती, खासकर विंध्याचल के ऊपर वाले पार्ट को।
लेकिन ये वेस्टर्लीज हमारे इंडिया में घुसती है एक टेम्परेट साइक्लोन बनकर। टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण चक्रवात बनकर ये हमारे इंडिया में घुसती है, पश्चिम से घुसेगी। अब इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता कहां पे है, तो जरा मैं आपको थोड़ा ओपन करके इसको बताता हूं। देखिए, थोड़ा वर्ल्ड मैप पे इस चीज को समझिए। ये मैं जो बना रहा हूं ये अफ्रीका है, और ये जो आपका इंडिया है ये क्षेत्र हुआ, और ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट, और ये एशिया वाला पार्ट देखिए, रूस वाला पार्ट। यहाँ पे यूरोप है, और आप देखेंगे ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है। तो यहीं तक हम बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो रीजन है ये भूमध्य सागर का रीजन है, समझ गए? ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। देखिए, ये जो भूमध्य सागर है ना, यहाँ पे एक तूफान का जन्म होता है। यहाँ पे इसके ऊपर, यानी भूमध्य सागर के ऊपर एक तूफान बनता है। अब इस तूफान के बनने का कारण वेस्टर्लीज का नीचे की तरफ शिफ्टिंग होता है, नीचे की तरफ शिफ्टिंग होता है। ये ड्राई होती है, और भूमध्य सागर के ऊपर की विंड मॉइस्ट होती है, जिसके मिलने से यहाँ पे एक टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात बन जाता है। तो ये बन गया एक टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन। अब इस टेम्परेट साइक्लोन को इंडिया की तरफ भेजा जाता है, किसके द्वारा? एक हाई स्पीड विंड, जिसका नाम शायद आपने पहले सुना होगा, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, सॉरी जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जापान के कुछ बमवर्षक विमान जब यूएसए के पर्ल हार्बर की तरफ जा रहे थे अटैक करने, तो उन्होंने देखा कि जो हमारी विमान है उसको ईस्ट टू वेस्ट जाने से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, यानी उधर से कुछ दबाव महसूस कर रहे थे ये लोग कि कोई विंड आ रही है आगे से। जब ये बम पर्ल हार्बर पे गिराकर वापस लौट रहे थे, तो इन्होंने देखा क्या कि ये जो जहाज है हमारी 15-20 मिनट पहले पहुंच गई, यानी आते हुए जहाज को किसी विंड ने सपोर्ट किया। तो मैंने आपको बताया था क्षोभ सीमा, यानी 12 किलोमीटर से ऊपर थोड़ा सा, या 12 किलोमीटर क्षोभ सीमा के आसपास, 12 से 16 किलोमीटर के आसपास एक हाई स्पीड विंड चलती है पूरे अर्थ पे, जो हमेशा पश्चिम से पूरब चलती है। ये जो हाई स्पीड विंड है, ये जो हाई स्पीड विंड है, इसी का नाम है जेट स्ट्रीम। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये इस तरह से चलती है, ये इस तरह से चलती है। इसकी जो डायरेक्शंस होती है ये सर्पिल होती है, इस तरह से चलती है। लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, और काफी हाई स्पीड होती है, 220 नॉटिकल माइल्स की स्पीड में आगे बढ़ सकती है। तो जब ये पश्चिम से पूरब आती है तो इस तूफान को हमारे इंडिया की तरफ लाती है, और इंडिया की तरफ आप जानते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय में पश्चिम से ये तूफान यहां आना शुरू हो जाता है। तो ये जो तूफान है ये यहां पे आता है, और इसी को हम कहते हैं वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस। हमारे इंडिया में इसको वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस कहते हैं। तो ये पश्चिम से जब हमारे इंडिया में इंटर करती है, तो हमारे इंडिया के पश्चिम क्षेत्र को, यहाँ वाले क्षेत्र को, यानी कौन कौन सा राज्य होगा? जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, लद्दाख, नो लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख नहीं, और इवन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में ये जाड़े की वर्षा करती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में जो वर्षा होता है जाड़े में,
शीत ऋतु में। उसका कारण क्या है? तो वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जैसे जैसे जम्मू कश्मीर से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, तो वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस का इफेक्ट कम होता चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां फिर से ले चलता हूं। अब आइए, वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस हमारे इंडिया के सिर्फ उत्तर पश्चिमी भाग में ही एक्टिव होता है, यानी यहां पे एक्टिव होगा। मैक्सिमम जो विंड यहां पे आती है वेस्टर्लीज, ये यहां पे सबसे ज्यादा बारिश करती है, वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस। लेकिन ये वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस किस महीने तक होता है? 21 मार्च तक ही होगा, 21 मार्च। अब उसके बाद क्या शुरू हो गया? तो प्री मानसूनल रेनफॉल शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? तो जरा देखिए, प्री मानसूनल रेनफॉल कैसे शुरू हो गया, यहां पे देखिए। जब ये लो प्रेशर बेल्ट यहां था और यहां से लो प्रेशर बेल्ट यहां चला गया, इसका मतलब है ऊपर ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वेस्टर्लीज इंडिया में तूफान बनकर उत्तर पश्चिमी भागों में इंटर किया है। लेकिन जैसे ही ये लो प्रेशर बेल्ट अब फिर ऊपर आएगा, जैसे 21 मार्च को ये लो प्रेशर बेल्ट फिर से ऊपर आएगा, यानी इंडिया मार्च के बाद फिर से गर्म होना शुरू हो गया। इसका मतलब इंडिया के ऊपर अब फिर से लो प्रेशर बेल्ट बनना शुरू हो गया। तो अब विंड का डायरेक्शन फिर से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगी और जगह जगह बारिश करेगी। जब तक इंडिया के मिडिल प्लेन पे, गंगा मैदान के ऊपर या कर्क रेखा के ऊपर 1 जून को या जून के महीने में सन की पैरेलल किरण जब तक एस्टेबल नहीं हो जाती, लो प्रेशर वहां नहीं जाता, तब तक इंडिया में दक्षिण पश्चिम मानसून को माना नहीं जाता। यानी 1 जून तक, यानी 21 मार्च से 1 जून तक अगर इंडिया में इस तरह की कुछ छिटपुट बारिश हो रही है, तो उसको हम मानसून के पहले की बारिश मानते हैं और उसी को कहते हैं प्री मानसूनल रेनफॉल। यानी प्री मानसूनल रेनफॉल कब से कब तक होता है? तो 21 मार्च से 1 जून तक। यानी 21 मार्च को अगर इक्वेटर पे, यहां पे अगर लो प्रेशर बना है, तो इंडिया का दक्षिण जो क्षेत्र है गर्म होना शुरू हुआ और यहां विंड रफ्तार से इंटर करती है। इसलिए मार्च के बाद आप देखते हैं इंडिया में तेज पवन चलने लगती है, आंधियां आती हैं, आम के मंजर सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, सुखा दिए जाते हैं, ये ड्राई विंड होती है। लेकिन जैसे ही कहीं कहीं जो कोस्टल रीजन है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका का रीजन है, यहाँ एक भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ जाती है। और कहीं कहीं इस राज्य में, किसी किसी राज्य में इस फसलों के लिए, कुछ फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ये प्री मानसूनल रेनफॉल को हम महाराष्ट्र में कहते हैं मैंगो सावर, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? मैंगो सावर, आम्र वर्षा। कहाँ कहा जाता है? महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में एक खास तरह की आम होती है जो विश्व की सबसे कॉस्टली आम मानी जाती है। अल्फांसो नाम है इसका, रत्नागिरी क्षेत्र में होता है। तो रत्नागिरी क्षेत्र में इस मैंगो के प्रोडक्शन में ये प्री मानसूनल रेनफॉल सबसे ज्यादा मददगार होती है। इसलिए इस राज्य में इस वर्षा का नाम ही आम्र वर्षा है। इसी तरह से कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। तो ये जो चेरी ब्लॉसम है, ये कर्नाटक में है, कॉफी के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है कर्नाटक में। और इसी के साथ चेरी ब्लॉसम और जो आसाम में है उसको टी सावर कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी जो नाम चाय की वर्षा, ये आसाम के लिए है। ये सभी नाम कौन से मानसून के लिए है? प्री मानसूनल रेनफॉल के लिए। इसी तरह कुछ रवि का जो अंतिम सिंचाई का मौसम होता है, उसमें मावट नाम दिया जाता है इस वर्षा को राजस्थान में। और काल वैसाखी इसे कहते हैं वेस्ट बंगाल में। काल वैसाखी एक तरह की विंड होती है, हालांकि जो इसी महीने डेवलप्ड होती है और वहां के फसल को बर्बाद कर देती है। कभी कभी ओले गिरते हैं, कभी कभी फसल को ओलों से बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हमने आपको बताई मानसून की है, और ये प्री मानसूनल रेनफॉल 1 जून तक आते आते समाप्त हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून। यानी ये रिपीटेशन होता रहता है और चलता रहता है आपके इंडिया का क्लाइमेट। लेकिन इन सभी क्लाइमेट में सबसे ज्यादा जो बारिश प्राप्त करने वाला क्लाइमेट है मानसून का, वो है साउथ वेस्ट मानसून।
याद रखिएगा इसको। और मानसून एक्चुअल में साउथ वेस्ट मानसून ही होता है। मानसूनी क्लाइमेट में हम चारों को डिफाइन करते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मानसून को एक्सपेंड होने में कितना टाइम लगता है, तो याद रखिएगा मानसून को एक्सपेंड होने में 1.5 महीने का वक्त लगता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून की सबसे पहली बौछार भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में सबसे पहले होगी 15 मई को, फिर होती है केरल के कोरोमंडल तट में। यानी लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार अगर पहले आ जाए ऑप्शन में तो उसको मारिएगा, नहीं तो नहीं तो मालाबार तट मारिएगा। ऑप्शन में 1 जून को होती है। समझ गए? तो ये था कंप्लीट मानसून। जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, तो इसका नोट्स बना लीजिए और इंडियन मानसून को कंप्लीट करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।